प्रधानमंत्री कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर 27,000 करोड़ की विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। योग दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा, वापस नहीं ली जाएगी अग्निपथ योजना। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू। अग्निपथ योजना के विरोध में देशव्यापी बंद का नहीं दिख रहा कोई खास असर। सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क। एहतियात के तौर पर स्कूल किए गए बंद, परीक्षाएं स्थगित। और मुख्यमंत्री से मुस्लिम समुदाय के कई संगठनों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। कराची हिंसा में जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ हो कार्रवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर आज बंगलुरु पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री वहां करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस सोमवार को बेंगलुरु के कोमाघट्टा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री यहीं से बेंगलुरु के शहरी विकास की योजनाओं की नींव रखेंगे। 15,766 करोड़ की सब अर्बन रेल परियोजना की आधारशिला भी प्रधानमंत्री सोमवार को रखेंगे। बेंगलुरु के लिए ये एक विशेष मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना है जो शहर को डीकंजेस्ट कर यहाँ के यातायात को रफ्तार देने के इरादे से लागू किया जा रहा है। राज्य में 1983 से ये योजना चर्चा में रही, लेकिन साल 2020 में केंद्र सरकार ने इसे आखिरकार हरी झंडी दी और ये शहर के 148 किलोमीटर के दायरे को जोड़ेगी। कर्नाटक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने इस योजना के तहत कॉरिडोर 2 बायपनहल्ली चिकबानवारा के लिए प्रारंभिक कार्य भी पूरा कर लिया है। इस योजना को 6 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले एयरपोर्ट की तर्ज पर बने रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। अग्निवीरों के लिए पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होगी और साल के अंत तक पहले बैच को इनरोल किया जाएगा। एयर मार्शल एसके झा ने बताया कि 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। For the benefit of viewers in English, the notification and registration process for the enrollment of first batch of Agniveers into the Indian Air Force will go live online on 24th of June. Exactly 1 month later, on 24th of July, the well-established system of online examination for phase 1 will commence, and before the end of the year, the first batch, the intake 1 of 22 for Agniveer for Indian Air Force, will be enrolled, and 30th December is the date on which the training for intake 1 of 22 will commence. अग्निपथ योजना में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि भविष्य में होने वाले युद्ध अलग तरह के होंगे। वे टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी। उसके लिए हमें अलग किस्म के लोग चाहिए और वो लोग हैं हमारे भारत के नौजवान। आज का युवक हमारे से अच्छा है। हमारे से पहले वाला युवक, हमारे से भूतपूर्व सैनिक हमसे खराब नहीं थे, बट हमारी खुराक ज्यादा अच्छी है,
उनकी खुराक हमारे से कम थी। आगे आने वाला जो युवक है उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए। और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ, भारत का नौजवान। ये भारत का नौजवान क्योंकि टेक्नोलॉजी के अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है एक ये मोबाइल के साथ खेलता हुआ, कंप्यूटर के साथ खेलता हुआ, और वो आता कहां से है? गांव से। हमारी इनटेक 70% विलेज से। नाउ अगर हमारी विलेज से 70% इनटेक है तो हमारे को जो सॉल्यूशंस बनानी है उनको मद्देनजर रख के बनानी है, ना कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं। सो अगर इन 70% को देखा जाए तो वो कहां से आ रहे हैं? गांव से। उसके पास है क्या वहां पे? खेत या कोई छोटा मोटा व्यवसाय। वो उसकी क्लास या उम्र कितनी होगी? वो पढ़ा होगा तकरीबन 17.5 साल की उम्र होगी और पढ़ा होगा 10वीं साल। मेजर इनटेक ये जो 70% बोल रहा हूं, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है, ये वो सोल्जर है जो 10वीं क्लास पास है। 12वीं क्लास के हम ले सकते थे, बट सी हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं कितनी, चाहे ऑप पवन हो, उसके बाद ऑप पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21, इसमें कोई तब्दीली। अग्निपथ परियोजना के अंतर्गत अग्निवीर युवाओं के लिए ऋण एवं अन्य सुविधाएं दी जाएगी। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनी और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण मुहैया कराया जाएगा। झारखंड के आदिवासी युवाओं का सेना की सेवा के प्रति काफी आकर्षण रहा है और अब तक काफी बड़ी संख्या में झारखंड के आदिवासी युवक सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर चुके हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में अग्निपथ योजना के नाम से भारतीय सेना में बहाली के लिए एक नई योजना लागू की जा रही है। अग्निपथ योजना के बारे में झारखंड के कुछ आदिवासी युवकों के विचार। युवा विरोध इसलिए कर रहे क्योंकि वो ये स्कीम को नहीं समझ पाए। अग्निपथ ये हमारे लिए अच्छा है, अगर वो समझ जाए तो वो संपत्ति जो तहस नहस कर रहे वो नहीं करेंगे और जो तैयारी कर रहे थे अपने सेना भर्ती सबके लिए वो कर सकते। पहले मेरा नाम मनीष एक्का है, मैं नगड़ी क्षेत्र का जिला सपारम का रहने वाला हूँ और मैं मतलब अग्निपथ के जो सरकार जो स्कीम निकाला है वो अच्छा स्कीम निकाला है जो कि युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। फायदा नहीं है क्योंकि वही लोग के लिए योजना लाया गया है। इससे जो 4 साल का ट्रेनिंग है उससे मतलब जो उसमें आर्मी में जाएगा ट्रेनिंग करके जो पैसा उसको मिलेगा लगभग उसको 20 लाख मिलेगा, तो उससे वो अपना बिजनेस या आगे का पढ़ाई या कुछ भी कर सकता है। इससे वो अपना कुछ भी क्या बोलते काम कर सकता है। इससे
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना में बहाली के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को समय के साथ युवाओं के समर्थन का दायरा बढ़ता जा रहा है। बहाली की उम्र सीमा में आने वाले रांची के युवा इस योजना को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि इस योजना के तहत उन्हें अग्निवीर बनकर देश सेवा करने का मौका मिलेगा, जिसे वे गंवाना नहीं चाहते हैं। मैं अग्निपथ योजना के पूरे समर्थन में हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले तो हमें एक मौका दे रही है अपने देश प्रेम करने के लिए, और हमें रोजगार मिल रहा है। और हमारे सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सेना में अभी औसतन उम्र 32 की है, ये अब घटकर 25 की हो जाएगी, जो कि हमारे देश को बहुत मजबूत करेगा। अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश अभी बहुत युवा लोग उसमें नहीं है। 32 की हमारी औसतन उम्र है, वो कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमें रोजगार मिलेगी। और मैं उन लोगों से यह विनती करना चाहता हूँ जो लोग इसके विरोध में हैं कि आप अग्निवीर के लिए पूरा प्रयास करें, क्योंकि वह 4 साल के बाद का आपको नहीं सोचिए। अभी पहले ये सोचिए कि हमें कम से कम 4 साल तक अपने देश को प्रेम करने के लिए मौका मिल रहा है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि इसके बाद अब पैसा नहीं है, इसमें पेंशन नहीं मिलेगा, मैं उन लोगों से ये एक चीज़ क्लियर कट बात कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें देश प्रेम करना है, ना ही हमें पैसा चाहिए। हमें पैसा से कोई मतलब नहीं है। हमें 4 साल का मौका मिल रहा है, हमें कम से कम 4 साल अपने देश को प्रेम देना चाहिए। अगर भगवान की कृपा रही तो हम उसमें 15 साल तक भी नौकरी कर सकते हैं। और मैं देखिए, ये योजना अच्छी भी है। इसमें है कि आप जैसे अगर आपको देश की सेवा करने के लिए अवसर मिलता है और आपको देश के प्रति इसमें अनुशासन आता है और आप में ये भावना आती है कि देश को आगे ले जाना है। और इसके बाद अगर आप मान लीजिए बाद में अगर 4 साल बाद अगर रिटायर भी होते हैं तो आगे बस इतना पैसा आपको मिल जाएगा कि आप कुछ बिजनेस दूसरा शुरू कर सकते हैं या कुछ इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। और जो कुछ लोग हैं जो अभी भटक गए हैं, इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उनको इसके विषय में अभी बहुत सारे सोशल मीडिया है, जैसे आपको गूगल है, यूट्यूब है, इस पे उसके बारे में जहाँ कुछ सोर्स है जिससे इसके बारे में जानकारी ले और उसके बारे में विचार करें और उसमें फिर बाद में उसमें उनकी इच्छा हो तो ज्वाइन करें, नहीं हो उनके ऊपर है। लेकिन देश के लिए सेवा करने के लिए बहुत अच्छा अवसर दिया गया है, इसमें इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा नाम अर्पित है और मैं 17.5 से 23 साल का एज ग्रुप में आता हूँ। यह अग्निपथ योजना जो कि सरकार द्वारा चलाया गया है, मेरे तरफ से यह बहुत अच्छा योजना है। अगर हम देश से प्रेम करते हैं तो 4 साल अगर हम उसको देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि देश के प्रेम करने वाला ही सिर्फ देश प्रेमी होता है, फौज में जाने वाला ही देश प्रेमी होता है। अगर देश प्रेमी होगा तो वो अपने बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा। वो जरूरी नहीं है कि अगर वर्दी पहन ली तो हम लोग देश प्रेम किए, लेकिन ऐसा मौका मिला है कि हम देश को थोड़ा योगदान दें, 4 साल के लिए दें, तो मेरे को लगता है कि ये जाना चाहिए, हमें 4 साल के लिए जाना चाहिए। अगर ऐसा सुनहरा मौका मिलता तो मेरे दृष्टि से कि आप 4 साल दीजिए, उसके बाद आपको सरकार कुछ पैसा भी दे रही है, जिससे आप कुछ भी कहीं भी सेक्टर में, क्योंकि सबसे पहले जो आर्मी में होता है डिसिप्लिन सिखाया जाता है, फौज में सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन में कोई भी आदमी रहता है तो सबसे पहले कोई भी सेक्टर में आप जाते हैं, उसके बाद 4 साल बाद तो आपको तुरंत कोई भी ले लेगा। अच्छी योजना है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके बाद ट्रेनिंग भी मिलेगा। 4 साल के बाद वो जब आएंगे तो एक डिसिप्लिन वे में रहेंगे और इसका फ़ायदा ये होगा कि सरकारी या फिर प्राइवेट दोनों में होता है कि एक डिसिप्लिन व्यक्ति को ज़्यादा पसंद किया जाता है एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेन नहीं रहता है उसको। और पैसा भी मिलेगा इसके बाद भी। आप और कहीं कुछ इंजर्ड हो जाते हैं तो इंजर्ड में 44 लाख मिलेगा और अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनको 48 लाख, कुल मिला के 1 करोड़ का पैकेज, मतलब शहीद होने पे उनको पैसा भी मिलेगा। और भी कुछ नहीं है, इससे अच्छा है कि कुछ मिल जाए किसी को। 15 लाख मिलेगा तो मतलब 12 लाख के आसपास मिलेगा, वो बहुत अच्छा है। इससे अपना कुछ स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मेक इन इंडिया में भारत में
फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इससे हमारे देश को GDP भी बढ़ेगा। अगर हम लोग यहाँ कुछ स्टार्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो। अग्निपथ योजना के विरोध में देशव्यापी बंद का कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है। आम दिनों की तरह सड़कों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चहल पहल देखी जा रही है। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में एहतियात के तौर पर कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है और परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12,781 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 8,537 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 81 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 8,537 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.62% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.32% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2 दर्जन नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 10 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,96 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 1,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब जबकि मतदान को लेकर सिर्फ 3 दिन शेष हैं, प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है। विभिन्न दलों के बड़े नेता और प्रत्याशी जनता से संपर्क साधकर समर्थन की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई बड़े नेता आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर के समर्थन में भी पार्टी के कई दिग्गज प्रचार अभियान में जुटे हैं। उपचुनाव के सिलसिले में 23 जून को मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती 26 जून को कराई जाएगी। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मांडर विधानसभा क्षेत्र के इटकी और चान्हो प्रखंड में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने इटकी प्रखंड कार्यालय में पहुंचकर स्वीप कार्निवल के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का अवलोकन किया और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। वीवीपैट जैसे कि अगर आप किसी भी उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं और आपको उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो वीवीपैट आपको 7 सेकंड के लिए एक पर्ची निकाल के देगा। आप उससे पढ़ के अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। वीवीपैट इसलिए लगाया गया है ताकि जो भी मतदाता हैं जब वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि 10 जून को रांची में हुई हिंसा में जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रांची समेत पूरे राज्य में अमन, चैन, शांति, सद्भाव, आपसी प्रेम तथा भाईचारा बना रहे, इसके लिए वे सरकार के साथ हर कदम पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।
अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे। राजधानी रांची में 2 साल के बाद एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, पुलिस सुरक्षा का रहेगा। हम लोग स्थानीय पुलिस प्रशासन सबसे बात करेंगे बहुत जल्द, और तो भी पूरा बताएंगे। तो राज्यपाल महोदय नए हैं तो उनको भी बताएं। केडिया साइकिल जो फिरायलाल में है अल्बर्ट एक्का चौक पर, वहाँ फॉर्म अगले हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा। वहां से फॉर्म लेंगे और 3100 रुपये उस फॉर्म का शुल्क होगा। और सतीश सिन्हा भारत माता चौक स्टेशन रोड पे किसी प्रकार का कोई गोविंदा नशा करके आएगा तो पूरी टीम को डीबार कर दिया जाएगा। केस पर कोई गोविंदा की टोली में कोई गोविंदा अगर किसी प्रकार का नशा कर आएगा तो उसको डीबार कर दिया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश हुई। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश कोडरमा जिले के सतगांव में 87 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2 दिनों में मानसून राज्य भर में फैल जाएगा। विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक रांची सहित राज्य भर में अच्छी बारिश हो सकती है। विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानते हैं कुछ सरल योगासनों के बारे में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अक्सर आपने बहुत से लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि योग का प्रभाव तो बहुत समय बाद मिलता है। योग की तो लंबी साधना करने पर ही हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच है कि योग की साधना तो हमें निरंतर जीवन में करनी चाहिए और योगमय जीवन जीना चाहिए, लेकिन योगाभ्यास करने से उसके इंस्टेंट रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। और ऐसा ही एक इंस्टेंट अभ्यास आप आज के इस एपिसोड में सीखने वाले हैं। आपको अगर थकान है, आप टायर्ड हैं, आप किसी कारण से शरीर के धरातल पर थके हैं या मन के धरातल पर थके हैं, आपको इंस्टेंटली रिलैक्स करेगा योग। कैसे इंस्टेंटली रिलैक्स करेगा, आइए सीखते हैं। कहीं का भी दर्द, कहीं की भी अकड़ाहट, कहीं की भी जकड़न, कहीं की भी थकान तुरंत दूर करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। और तिर्यक भुजंगासन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाते हैं, ठुड्डी जमीन पर, दोनों हथेलियां कंधों के नीचे, एड़ी पंजे मिले हुए, क्योंकि भुजंग है ना, सर्प, भले तिर्यक है पर है तो सर्प ही, और सर्प की पूंछ जैसे मिली होती है, ऐसे हमारे दोनों पैर मिले रहेंगे। यहाँ से सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। पीछे की तरफ बेंड नहीं होंगे, ना ही कंधों को उचकाएंगे। इस स्थिति में आना और गहरा सांस भरते हुए बाईं ओर से ट्विस्ट करना और दाईं एड़ी को देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दाईं ओर से ट्विस्ट करना, बाईं एड़ी को देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale।
और फिर अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुल करेंगे और हो सकता है कुछ लोग यहीं तक रुक पाएं, ठीक है, जितना आप कर पाएं, और हो सकता है कुछ लोग माथे को जमीन से छू दें। फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना और फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाना। यानी जब भी हम कोई भी बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं उसके बाद हमें फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करनी चाहिए। इस पूरे अभ्यास को आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। ये बहुत सरल सा अभ्यास आपके शरीर को इंस्टेंटली रिलैक्स करेगा, आपकी मेंटल थकान को भी इंस्टेंटली दूर करेगा। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप थके हुए हैं तो एक बाल्टी में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें अपने पैरों को डाल करके थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर मुक्त हास कीजिए, थोड़ी देर इस प्रकार से अपनी पलकों को झपकिए, कम से कम 30 सेकंड्स, और गहरा श्वास लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी थकान मिनटों में दूर हो जाएगी। आप हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। देवघर निवासी 14 वर्षीय नेत्रहीन जतिन कुमार अपनी कविताओं के माध्यम से अमन और चैन का संदेश दे रहे हैं। जतिन कुमार देवघर के रोहिणी गांव के रहने वाले हैं और नेत्रहीन होने के बावजूद वे अपनी कविताओं के माध्यम से अमन चैन का संदेश दे रहे हैं। मैं किसी वेदना की ज्वाला में न जलता हूँ, मैं तो विपरीत आंधियों में भी संभलता हूँ। आवश्यकता ही नहीं मुझको नेत्र की कोई, मैं अपने राम की उंगली पकड़ के चलता हूँ, मैं अपने राम की उंगली पकड़ के चलता हूँ। जतिन जब दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई। काफी इलाज कराने के बाद भी रोशनी वापस नहीं आई। कुदरत का करिश्मा देखिए, समय गुजरता गया और जतिन बिना पढ़े कविताएं रचते रहे। भी कविताएं लिखने का शौक है तो कविताएं लिखते हैं और हारमोनियम में भजन वगैरह भी या गाना वगैरह भी गाते हैं। इनमें तो केवल सहयोग में तो एक ही नाम है मेरा। एक हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं मौखिक तरीके से, तो वहीं दीदी है हमारी, हम लोग दीदी कहते हैं क्योंकि आयु में ज़्यादा बड़ी नहीं है तो दीदी कहते हैं, तो वही मेरी कविताओं को लिख देती है सर। जतिन का कहना है कि जब ये अपनी रचनाएं लिखते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, वे दया करुणा और भाव को महसूस कर रचनाओं में अपने शब्दों को पिरोते हैं। धर्म के नाम पर जो पाखंड है या जो भी है, हालांकि ये धर्म ही नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि धर्म के नाम पर नहीं, ये धर्म ही नहीं है, क्योंकि धर्म हमें दया सिखाती है। धर्म हमें, एक श्लोक है ना, धर्मो रक्षिते रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा, है ना। तो धर्म हमें दया सिखाता है, मानवता सिखाता है। जिसमें मानवता नहीं है, जिसमें दया नहीं है, वो धर्म है ही नहीं। जतिन कुमार के पिता इंद्रजीत एक प्राइवेट कंपनी में छोटे से मुलाजिम हैं। वे अपने बेटे को अक्सर शहीद स्मारक पार्क घुमाने लाते हैं, जहां पर वो अपनी कविताएं वीर शहीदों की मूर्तियों के सामने पढ़ता है। पिता को इस बात का मलाल है कि अभी तक जतिन की रचनाओं को सही मुकाम नहीं मिल पाया। 7 साल की उम्र में इनका रोशनी आँख से अचानक जाने लगा। इलाज के क्रम में जो है इसको पढ़ा नहीं पाए। डॉक्टर का आश्वासन था कि कुछ मतलब साल में 2 साल में आ जाएंगे। धीरे धीरे जो है ये नहीं पढ़ पाया। अब इनको एडमिशन कराना है, लेकिन बचपन से ही थोड़ा राग अच्छा था और अपने आप ये कविता लिखने लगा। मौजूदा दौर में बस इतना कहा जा सकता है कि जतिन नेत्रहीन जरूर हैं, लेकिन उनकी रचनाएं उन नेत्र वालों की आंखें खोल रही हैं, जो आंखों पर धर्म की पट्टी बांधकर बिना सही गलत देखे धार्मिक उन्माद में बह जाते हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।